मेरा नाम शहरयार है। मैं एक दरमियाने से खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा घर एक गांव में है। घर में मेरी माँ, छोटी बहन, भाई और वालिद हैं। हमारे घरेलू हालात कुछ अच्छे नहीं रहते। मेरे वालिद एक दुकानदार है। हम इससे पहले शहर में रहते थे, मगर जब हमारी माली हालत बिगड़ना शुरू हुई तो अप्पा जान ने गांव जाकर रहने का फैसला किया। वैसे भी वो गांव के ही थे। अम्मी शहर से ताल्लुक रखती थीं और उन्हीं की वजह से वो शहर में रहते रहे थे, मगर अब खराब मौसमी हालात की वजह से उन्होंने अपने गांव लौट जाने का फैसला किया था। मगर अम्मी और मेरा छोटा भाई इस फैसले से हरगिज खुश नहीं हुए। अम्मी ने तो बहुत वावेला मचाया था और छोटे भाई ने भी दबे दबे लहजे में अप्पा जान के फैसले की मुखालफत की थी। मगर अब्बा भी अपनी जिद के पक्के थे। उन्होंने सख्ती के साथ सब पर वाज़ेह कर दिया था कि वो किसी सूरत भी अपना फैसला नहीं बदलेंगे, ख्वाह कोई कितना ही नाराज क्यों ना हो। इसलिए मजबूरन उन दोनों को चुप होना पड़ा, मगर अंदर ही अंदर वो बहुत बुरी तरह तिलमिला रहे थे। उस वक्त भी जब मैं अम्मी के कमरे में गया तो वो कपड़े सूटकेस में फेंकने के अंदाज में रखते हुए बड़बड़ा रही थी। अच्छे भले शहर में सुकून से बैठे थे, पता नहीं बैठे बिठाए अचानक ही गांव जाने की क्यों सूझी है इन्हें। अब जाकर गंद मिट्टी में रहना पड़ेगा। मुझे देखकर चंद पल को उनकी जुबान और हाथ रुक गए, मगर फिर वो दोबारा शुरू हो गई। तुमने भी बाप का साथ ही दिया, ये तक न सोचा कि जो सहूलियत यहाँ है वहाँ उनका नामो निशान भी न होगा। लेकिन तुम ये सब क्यों सोचोगे? तुम्हें तो अक्सर हुड़क उठती रहती है गाँव जाने की। मैं हंस पड़ा। अम्मी का मिजाज भी कभी कभी बड़ा अजीब सा हो जाता था। वो खुश होती तो इतनी कि उनसे खुशी संभाले न संभलती, और जो गुस्से में आती तो ऐसा महसूस होता गोया हर चीज उनकी मुजरिम है। इस वक्त भी उन्होंने कांच की कोई चीज जोर से सूटकेस में पटकी तो वो तड़ाक की आवाज से टूट गई। मैं सर खुजाकर उनका गुस्सा कम करने की तरकीब सोचने लगा। जब लम्हे बाद मैंने कहा, अम्मी जान, गाँव जाकर रहने में भला क्या बुराई है? खुद ही सोचे वहाँ पे कितनी साफ शफाफ फिजा होती है। यहाँ पर तो हर तरफ आलूदगी, धुआं और पता नहीं क्या क्या कुछ है। अम्मी ने हाथ में पकड़ी हुई कमीज गुस्से से सूटकेस में फेंकते हुए कहा, बस मियाँ बस, ये सुनहरे ख्वाब तक मुझे मत दिखाओ। शादी के बाद 1-1.5 महीना रहकर आई हूँ वहाँ। अरे है क्या वहाँ? कच्चा, मिट्टी और बेहद ही गंदगी से भरा माहौल। ऐसा है तुम्हारा पुरफिजा गाँव। अम्मी से बहस में कोई नहीं जीत सकता था, इसलिए मैंने हार मानते हुए कमरे से बाहर की राह ली और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। खैर चंद दिन बाद हम अपने शहर वाला घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए गांव में आ गए। शहर वाला घर वैसे भी किराए का था, इसलिए उसकी हमें कोई फिक्र नहीं करनी पड़ी। गांव में अब्बा का आबाई घर मौजूद था, जहां पर चचा और ताया के खानदान भी रिहाइश पसीर थे। हमारी आमद पर उनकी बीवियों ने कुछ नाक मुँह जरूर चढ़ाई थी, मगर ज्यादा कुछ न कह सके। अम्मी का मिजाज कुछ ऐसा था कि वो बाकी खानदान वालों से अलग थलग रहना ही पसंद करती थी। इसलिए अब्बा ने घर के दरमियान से एक दीवार उठाकर हमारे घर वाला हिस्सा अलग कर दिया और इस तरह हम सब ने सुकून का सांस लिया। हमने मामूल के मुताबिक अपनी जिंदगी शुरू कर दी। सब खुश और मुतमईन थे, और शायद सब ऐसा ही रहता अगर मैं उस रात एक दोस्त की शादी में शिरकत के बाद रात गए ना निकलता। गफ्फार मेरा बचपन का दोस्त था। हमने एक साथ ही तालीम हासिल की थी। हम शहर से गांव की तरफ हिजरत कर आए थे, मगर गफ्फार और उसकी फैमिली शहर में ही रहते थे। अब जब उसकी शादी होने लगी तो उसने खुद आकर मुझे शादी का कार्ड दिया और बेहद ताकीद की कि मैं उसकी शादी में जरूर शिरकत करूं, वरना वो सख्त नाराज हो जाएगा। उसकी बात पर मैंने हंस कर कहा, क्यों नहीं, आऊँगा भाई, जरूर आऊँगा। गफ्फार ने मुस्कुराते हुए कहा, बस देख लो, अगर ना आए ना तो मैंने शादी ही मुलतवी कर देनी है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, भाई ये गजब ना करना, नहीं तो तुम्हारे अब्बा जूते मार मार कर सर पिंजा कर देंगे, तुम्हारा भी और मेरा भी। गफ्फार ये सुनकर हंसते हुए चला गया और मैंने उसकी शादी में शिरकत की तैयारियां शुरू कर दी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मेरा बचपन का दोस्त दुल्हा बन गया। मैंने दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर खूब इंजॉय किया। शादी के सिलसिले में मैं 3 दिन तक उसके घर रहा था और वलीमे के फौरन बाद वापसी का फैसला कर चुका था। वलीमे की तकरीब का इख्तिताम हुआ तो रात के 10:30 बज रहे थे। मैंने गफ्फार से जाने की इजाजत मांगी तो उसने कहा, भाई रात के 10:30 बज रहे हैं और तुम इस वक्त घर जाना चाहते हो? मेरी मानो तो आज की रात रुक जाओ, सुबह सवेरे चले जाना। लेकिन मुझे घर से दूर हुए 3 दिन हो चुके थे।
और मुझे सबकी बेहद याद आ रही थी। इसलिए मैंने इनकार करते हुए कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं अभी जाना चाहता हूँ। अब्बा जान की सेहत ठीक नहीं रहती, इसलिए उनकी तरफ से भी कुटका लगा रहता है। वैसे भी गांव दूर ही कितना है, घंटे भर का तो फासला है। मेरी जिद के आगे बिला आखिर गफ्फार को हार माननी पड़ी। उसने मुझे अलविदा कहते हुए रुखसत किया और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर चल पड़ा। तेज रफ्तार बाइक ने जल्द ही शहर की रोशनियों को पीछे छोड़ दिया और सुनसान हाईवे पर पराठे भरने लगी। किसी वक्त कोई इक्का दुक्का गाड़ी पास से गुजर जाती थी और फिर हर तरफ वीरानी छा जाती। सर्दी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। भारी जैकेट और मफलर के बावजूद मुझे सर्दी लग रही थी, इसीलिए मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी थी। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, तभी बिल्कुल खैर मुतवक्के के तौर पर वो हादसा हो गया। एक जगह जहां हाईवे के किनारे पर झाड़ियों और होर्तो पौधों की बहुतान थी, अचानक ही कोई मेरे सामने आ गया। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर रफ्तार कम होते होते भी काफी वक्त लगा था और बाइक सीधी उस शख्स से जा टकराई जो न जाने कहां से सामने आ गया था। इस तसादम से वो शख्स एक तरफ और मैं बाइक समेत दूसरी तरफ जा गिरा। चंद लम्हे तक तो मैं अपनी जगह बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। फिर हवासों ने कुछ काम करना शुरू किया तो मैंने उठते हुए अपना जायजा लिया। घुटनों और दाएं बाजू पर शदीद जख्म आए थे, मगर मैं चल फिर सकता था। वो तो शुक्र था कि बाइक गिरने के साथ ही बंद हो गई थी, वरना न जाने क्या हशर होता मेरा। उठने के बाद मुझे उस शख्स का ख्याल आया जो जमीन से उगने वाले पौधों की तरह बाइक से आ टकराया था। न जाने उसका क्या हाल हुआ होगा। ये सोचते हुए मैंने मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च जलाकर उसकी तलाश में नजरें दौड़ाई तो उसे सड़क के किनारे किसी गठरी की सूरत में पड़ा पाया। मैं लंगड़ाता हुआ उसके करीब गया और उसे आवाज देकर पूछने लगा, ए तुम ठीक हो? उसके वजूद में कुछ हरकत हुई तो मैं उसके करीब बैठ गया और उसे उठाकर बिठाने की कोशिश करने लगा। उसके नर्म नाजुक जिस्म को छूकर मुझ पर इंकशाफ हुआ कि वो कोई मर्द नहीं बल्कि लड़की थी। उसे उठाते हुए उसके चेहरे से चादर हट गई और टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा चौदहवीं की चांद की तरह चमकने लगा। मैं मबहूत सा होकर उसे देखता रहा। कितनी हसीन लड़की थी वो। सुर्ख सफेद रंगत, घने सियाह पान जो हैरत अंगेज हद तक लंबे थे। खनीरी पलकों की छाव तले उसकी आंखें बंद थीं और वो नींद बेहोशी के आलम में मेरी बाहों में पड़ी थी। उसे देखकर मैं अपने जख्मों को बिल्कुल ही फरामोश कर बैठा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिल चाहा कि उसे चूम लूं। उसी वक्त उसने कराहते हुए आंखें खोल दी और उसकी आंखों में देखते ही जैसे मुझे झटका सा लगा। उसकी नील को आँखों में उस वक्त गहरी सुर्खी छाई हुई थी और शायद यही वजह थी कि उसकी आंखों में एक अजीब सी दिलचस्पी कैफियत पैदा हो गई थी। वो कराही तो मैं होश में आ गया। मैंने उसे सीधा करते हुए उससे पूछा, आप ठीक है? ज्यादा चोट तो नहीं आई आपको? मैंने पूछा तो उसने उठने की कोशिश करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। मुझे उसके इस तरह अचानक ही सामने आ जाने पर बड़ा गुस्सा आया था, मगर अब उसकी हालत देखकर गुस्से की जगह परेशानी ने ले ली थी। शायद बाइक के साथ हुई तसादुम ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया था। उसकी सफेद कमीज कंधे और बाजू के करीब खून से सुर्ख हो रही थी। मैंने कहा, कौन हो तुम? खुदकशी करने का इरादा था? उसने झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाया और जवाब दिया, अंधेरा था, मैंने सड़क नहीं देखी। अचानक ही आपकी बाइक आते देखी तो आगे से हट न सकी। इतना बोलकर वो कराने लगी। मैंने पूछा, आपको ज्यादा चोटें आई हैं? चले डॉक्टर के पास? वो कराते हुए उठी और कहा, चले, मेरे बाजू में शदीद दर्द हो रहा है। मैंने पहले बाइक चेक की, कुछ मसला हुआ मगर स्टार्ट हो गई। मैंने उसे सहारा देकर बाइक पर बिठाया और उसे लेकर करीबी अस्पताल आ गया। डॉक्टर शेब का घर अस्पताल के साथ ही मुल्क था। किसी मरीज के आने पर वो यहाँ पर आधी रात को भी उठकर उसे चेक कर लिया करते थे। अब्बा जान के साथ उनके मरासिम थे, इसलिए मुझे भी जानते थे। मुझे देखकर वो बाहर निकल आए। एक्सीडेंट के मुतालिक उन्हें बताया तो उन्होंने जल्दी से अस्पताल का दरवाजा खोला और हम दोनों को वहाँ बुला लिया। वहाँ आकर मालूम हुआ कि उसे बाजू पर काफी जख्म आए थे। मैंने भी अपनी पट्टी करवाई और नुस्खा लिखवा लिया। डॉक्टर ने बैंडेज करके छुट्टी दे दी। मैं उसके साथ बाहर आ गया। मैंने उससे पूछा, आपको कहाँ छोड़ूं? एड्रेस बताइए अपना। मेरी बात सुनकर उसने कहा, मेरा कोई घर नहीं, मैं अपनी माँ को ढूंढने आई थी। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, कहाँ गई आपकी माँ? उसने कहा,
मैं और मेरी माँ मेरे बाप के दुश्मनों से भाग रहे थे कि एक जगह बहुत रश था और मैं अपनी माँ से अलग हो गई। अब मैं हर जगह उन्हें ढूंढ रही हूँ। मैंने अफसोस से उसे देखा और कहा, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर अब आप कहाँ जाएंगी? मेरे साथ चलेंगी? मैं गांव में रहता हूँ। वो कुछ देर सोचती रही, फिर कहने लगी, ठीक है, जब तक मुझे अपनी माँ नहीं मिल जाती तब तक मैं आपके घर रहूंगी। मेरा चेहरा माने खुशी के खिल उठा। मैंने कहा, ओह मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मेरा नाम शहरयार है। उसने कहा, मेरा नाम बशमा है। मैंने उसे सहारा देकर बाइक पर बिठाया और अपने बेहद लंबे बालों को संभाल कर बैठ गई। मैंने बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। घर के सामने मैंने बाइक रोक दी और दरवाजे पर दस्तक देने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाले अब्बू थे। उन्होंने मेरे साथ एक लड़की देखी तो हैरत से मुझे सवालिया नजरों से देखने लगे। मैंने उन्हें बशमा के बारे में सारी बात बताई तो उन्हें भी तरस आ गया। उन्होंने बशमा के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी आज के बाद तुम इस घर को अपना ही घर समझो। बशमा ने सर झुका दिया। मैंने उसे अपना कमरा दिखा दिया और सो जाने का कहकर मैं अपने कमरे में चला आया। सुबह हंगामा खेज थी। अम्मी और मेरी बहन नाजिश ने जो हंगामा किया, खुदा की पनाह। अम्मी ने कहा, अब ये घर यतीम खाना भी बन गया है। बेटा लवारिसों को ले आता है और बाप घर में पनाह देने लगता है। नाजिश ने नफरत से बशमा के कमरे को देखकर कहा, लवारिस लड़की, हाँ, हमने क्या सबका ठेका ले रखा है? अम्मी ने कहा, मुझे तो कुछ और ही लगता है। जरूर इस लड़की का चक्कर है शहरयार के साथ। ऐसी ही तो नहीं आई यहाँ। मैंने आते हुए अम्मी की बात सुन ली। मैंने उन्हें दुख से देखा तो वो नजरें चुरा गई। मैंने कहा, अम्मी बशमा के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं। वो मेरी बाइक से जख्मी हुई थी और बशमा हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहेगी। जब तक उसकी माँ नहीं मिलती तब तक के लिए ही वो यहाँ है। उसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी। अम्मी कुछ शर्मिंदा सी हो गई थी। नाजिश भी हजन सी नजर आ रही थी। अम्मी ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, मेरा ये मतलब नहीं था बेटा, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि हमारे घरेलू हालात पहले ही बहुत मखदूश है। ऊपर से अगर घर के अफराद में एक और जान का इजाफा हुआ तो। मैंने अम्मी की बात दरमियान में ही काटते हुए कहा, मैंने आपसे कोई वजाहत नहीं मांगी है और जहाँ पर इतने सारे लोग खा रहे हैं इस घर में तो उसकी 2 रोटियाँ नहीं भारी पड़ जाएंगी हम पर। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उसके बारे में बात करते हुए कितना जज्बाती हो गया हूँ। अम्मी चौंक कर मशकूक नजरों से मुझे देखने लगी, फिर कहने लगी, ये तो क्यों उसकी इस कदर तरफदारी कर रहा है? माँ से बहन से हिसाब मांगने खड़ा हो गया है। सच सच बता, क्या किस्सा है ये? दिल में जोर तो था ही, इसलिए अम्मी की बात पर मैं गड़बड़ा गया। मैंने कहा, कोई किस्सा नहीं है, एक तो आप बाल की खाल निकालने बैठ जाती है। ये कहकर मैं झुंझला कर अपने कमरे में वापस चला गया। अम्मी और नाजिश मायने खेज नजरों से एक दूसरे को देखती रह गयी। कमरे में मौजूद बशमा ने ये बातें सुन ली थी। उसने अपने बाजू की तरफ देखा। उसमें अभी भी टीसें उठ रही थी। उसने अपने बाजू पर बंदी पट्टी पर हाथ फेरा। वो अगर चाहती तो उस दर्द से पल भर में छुटकारा पा सकती थी, मगर फिर उसने कुछ सोचकर हाथ हटा लिया। फिर अपने तस्वुर में किसी को मुखातिब करके कहने लगी, नहीं अम्मी हुजूर, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। दर्द, तकलीफ, तंज, ताने, तोहमत और नफरत, सब कुछ मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, मगर आपको ढूंढे बगैर हर किस भी वापस नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। किसी की याद ने उसकी आंखों को नम कर दिया, लेकिन जल्द ही उसने अपने आंसू साफ कर दिए। इंसानों की सूरत में आते ही उनके जज्बात और तकलीफें भी उन्हें घेर लेती थी, लेकिन बशमा ने सोच लिया था कि वो हर किस्म के हालात का मुकाबला करेगी। अब बरसों पहले इंसानों की दुनिया में आकर कहीं खो जाने वाली अपनी माँ को तलाश करके ही दम लेगी। उसके चचा ने उसे बहुत रोका था, मगर वो सिद्दी थी और इंतहाई हद तक दुलेर भी। उसे तो सरदार भी अपनी जिद से ना हटा सका था। जब उसने उस मखसूस मैदान में जहाँ पर उनका सारा कबीला खास मौकों पर जमा हुआ करता था, खड़े होकर ऐलान किया था कि वो अपनी माँ को ढूंढने जाएगी, सारे कबीले पर गहरा सुकूत तारी हो गया। सब दम बखुद होकर कभी उसकी तरफ देखते तो कभी सरदार की तरफ, जो अपने तख्त से उठकर खड़ा हो गया था। उसने अपनी रूपदार आवाज में कहा, शमूएल की बेटी बशमा, मेरे सामने आओ। वहाँ मौजूद सारे कबीले के अफराद सहम गए। एक तरफ खड़ा बशमा का चचा भी बुरी तरह सहम गया। आज सरदार के तेवर देखकर लग रहा था कि बशमा की खैर नहीं थी। वैसे भी वो सरदार के एक मातूब की बेटी थी, कुछ भी हो सकता था।
लेकिन बशमा को कोई खौफ, कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। वो इत्मीनान से चलती हुई सरदार के सामने आकर तनकर उसके सामने खड़ी हो गई। सरदार के सामने ये जुर्रत बहुत महंगी पड़ सकती थी। सभी उसके सामने नसें झुकाकर बात करते थे, मगर बशमा बड़ी तुलेली से उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा के जोर से बार बार उड़ने लगते थे। उसकी ये जुर्रत देखकर सरदार के चेहरे पर गुस्से की एक तेज लहर दौड़ी, मगर फिर जाने क्या हुआ कि वो मुस्कुरा दिया। उसने गौर से बशमा को देखा, फिर कहने लगा, तुम अपनी माँ को ढूंढने जाना चाहती हो? बशमा ने इस बात पे सर हिलाकर कहा, जी हाँ सरदार मौसम, मैं बरसों से अपनी माँ के लिए तरसती रही हूँ। मैं छोटी थी और मेरा बाप भी जिंदान में बंद था। किसी और ने मेरी माँ को तलाश करने की कोशिश नहीं की, इसलिए अब मैं खुद जाना चाहती हूँ। अगर वो जिंदा है तो उसे अपने साथ ले आऊंगी, और अगर मर चुकी है तो कम से कम मेरे दिल को करार तो आ जाएगा। लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरी माँ जिंदा है और कहीं पर मेरा इंतजार कर रही है। सरदार ने कहा, बशमा, मैंने तुम्हारी माँ को तलाश करने के लिए तहमसिब को भेजा था और कई दिन की तलाश के बाद वो नाकाम लौट आया था। बशमा ने कहा, सरदार मौसम, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगरचे तहमसिब मेरा बुजुर्ग है, मगर मुझे यकीन नहीं कि उसने मेरी माँ को तलाश करने की कोशिश की होगी। उसकी मेरी माँ और मेरे बाप के साथ चप्पलिकश किसी से ढकी छुपी नहीं, इसलिए मुझे उसकी बातों पर जरा भी एतबार नहीं है। बशमा की इस बात पर सरदार के करीब खड़ा तहमसिब तिलमिला गया। उसने कहा, सरदार, इस गुस्ताख लड़की को भी इसके बाप के साथ ही जिंदान में फेंक दीजिए। इसकी जुर्रत कैसे हुई आपके सामने मुझे झूठा कहने की? सरदार ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया, फिर बशमा से मुखातिब होकर कहा, देखो लड़की, मैं जानता हूँ कि तुम तहमसिब को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसने तुम्हारे बाप को गिरफ्तार किया था, मगर तुम्हें उसको झूठा कहने का कोई हक नहीं। वो मेरा खास मुशीर है और उस पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए तुम्हें सजा भी दी जा सकती है। बशमा ने हिकारत से तहमसिब को देखा, फिर मुदबाना अंदाज में सरदार से कहा, सरदार मौसम, मैं यही साबित करने के लिए अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाना चाहती हूँ। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपके एहतिमाद को कोई ठेस नहीं पहुँचाऊंगी। सरदार चंद लम्हे तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। जाओ और जाकर अपनी माँ को ढूंढ लाओ। उसके लिए मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। अगर इस दौरान तुम अपनी माँ को ढूंढने में कामयाब हो गए तो साबित हो जाएगा कि तहमसिब ने झूठ बोला था और मैं तुम्हारे बाप को भी आजाद कर दूंगा। लेकिन अगर तुम ये मुद्दत गुजर जाने के बाद भी उसे ढूंढने में नाकाम ही रही तो तुम्हें भी मेरे मुशीर खास पर तोहमत लगाने के जुर्म में जिंदान में कैद कर दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम्हें ये बात मंजूर है? बशमा की आंखें चमक उठी। उसने बेधड़क कहा, मुझे मंजूर है सरदार मौसम। सरदार ने इस बात पे सर हिलाकर उसे जाने का इशारा कर दिया। वो तस्लीमात बजनाते हुए एक तरफ हट गई। अलबत्ता जाने से पहले उसने तहमसिब पर एक सुलगती हुई नजर जरूर डाली थी, जिसके चेहरे पर शदीद परेशानी और घबराहट के आसार नजर आ रहे थे। उसका चच्चा बहुत परेशान था। बहुत अरसा पहले जब उनके खानदान पर सरदार का कहर गज़ब नाजिल हुआ था तो सब कुछ गोया खत्म होकर रह गया था। उसे फिर सालों लगे थे अपना एतमाद दोबारा कायम करने में, और अब बशमा की इस हरकत से वो एक बार फिर खतरे में पड़ गया था। उसने बशमा के घर आते ही उसको बुला लिया और गुस्से से कहने लगा, ये क्या पागलपन है बशमा? तुम एक बार फिर से वही हालात पैदा करना चाहती हो जिनकी वजह से आज भी तुम्हारा बाप कैद में है। बशमा ने इत्मीनान से कहा, परेशान मत हो चचा जान, अगर मैं नाकाम भी हो गई तो आप पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। बशमा का चचा शर्जील और ज्यादा परेशान हो गया। उसने चिल्ला कर कहा, तुम्हारे ख्याल में मुझे सिर्फ तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है? तुम मेरे भाई की निशानी हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बेटी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हाल भी शमूएल जैसा ही हो। बशमा की निगाहों में इंतकाम की आग भड़क उठी। उसने कहा, चचा जान, मेरे बाबा की इस हालत का जिम्मेदार भी तहमसिब है और मेरी वालदा की गुमशुदगी भी यकीनी तौर पर उसी की वजह से हुई है और उसे इस सब का हिसाब देना ही पड़ेगा। ये कहकर उसने अपने चचा को अलविदा कहा और तेजी से उड़ती हुई अपनी बस्ती की हुदूद से निकल आई। उस वक्त रात का अंधेरा हर तरफ छा चुका था। अपनी बस्ती के हुदूद से बाहर निकलते ही अचानक ही उसे आंधी और तूफान का सामना करना पड़ा। वो हैरान थी कि कुछ देर पहले तक तो सब ठीक था, फिर अचानक ही ये आंधी कहाँ से आई। मगर अगले ही लम्हे आंधी बंद हो गई और उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। उस पर किसी अंधेरे का हिस्सा बने साए ने हमला कर दिया था। वो उससे बचने की कोशिश में एक सड़क पर गिर गई
और उस सड़क पर ही उसका सामना मुझसे यानी शहरयार से हुआ था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो विश्वा चौंक कर अपने ख्यालात से बाहर आ गई। उसे याद आ गया कि उस वक्त वो कहाँ है। उसने कमजोर सी आवाज में पूछा, कौन है, आ जाइए। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो उठकर बैठ गई। मैंने अपने लहजे में मोहब्बत समोते हुए कहा, अब कैसी है आपकी तबीयत? उसने मुस्कुरा कर कहा, ठीक हूँ, आपकी चोटी कैसी है? मेरा दिल चाहा कि कह दूं, उन चोटों का तो ख्याल भी नहीं आता, अब तो दिल पर भी चोट लग गई है, लेकिन मैं कह न सका। बस इतना ही कह पाया कि मैं भी ठीक हूँ। उसके बाद मैं खामोशी से बाहर निकल आया। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं। चंद दिन बाद उसके जख्म काफी हद तक मुंदमल हो गए तो वो घर के कामों में भी हाथ पटाने लगी। वो हर काम इतनी जल्दी और तेज रफ्तारी से कर लेती थी कि बल्कि मैं ही क्या, घर का हर फर्द ही हैरान हो जाता कि आखिर वो इतनी जल्दी कैसे हर काम कर लेती है। वो ज्यादा हंसती बोलती नहीं थी, बस अपने आप में मगन रहती थी। कोई एक हफ्ता गुजरने के बाद एक दिन वो घर से बाहर निकलने को तैयार खड़ी थी। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो विश्वा? उसने कहा, अम्मी को ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन किस जगह ढूंढोगी? क्या मैं तुम्हारी मदद करने के लिए साथ चलूं? उसने जल्दी से नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं शुक्रिया, मैं खुद ढूंढ लूंगी। वो ये कहकर तेजी से बाहर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन मैंने उसे आवाज दी, विश्वा, विश्वा रुको। उसने रुककर मेरी तरफ देखा। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थामते हुए कहा, वापस आओ की ना। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नजर आई। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं यहाँ पर दिल लगाने के लिए नहीं आई हूँ शहरयार। मेरा वाहिद मकसद सिर्फ मेरी माँ को तलाश करना है। मुझसे मोहब्बत करके तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा। मैं उदास नजरों से उसे देखता रहा और वो मेरे हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से चलती हुई बाहर निकल गई। विश्वा ने बाहर आकर खुद को गायब कर लिया। एक जिनज़ादा होने की वजह से ऐसा करना उसके लिए जरा भी मुश्किल नहीं था। अब कोई भी इंसान उसे देख नहीं सकता था, मगर वो खुद आराम से इंसानों के दरमियान घूम रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को कहाँ तलाश करे। कौन सी ऐसी जगह हो सकती है इस दुनिया में जहाँ पर किसी का पता जिनज़ादा की मौजूदगी का इम्कान हो सकता था। सरदार के दिए गए वक्त में से 15 दिन गुजर चुके थे और इस दौरान उसने अपनी समझ के मुताबिक काफी जगहों पर तलाश किया था, मगर वो ना मिली। अचानक ही उसे ख्याल आया क्यों ना इस सिलसिले में वो शहरयार से मदद तलब करे। लेकिन वो एक इंसान था और इंसान जिन्नात से बेहद खौफ खाते थे। न जाने वो उसकी बात सुनता भी या नहीं, और सुनता भी तो उसकी मदद करने पर आमादा होता या नहीं। लेकिन उससे बात करने में कोई हर्ज नहीं था। दिन भर कई जगहों पर जाने के बाद वो वापस आ रही थी कि चलते चलते अचानक ही उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसका ताकुब कर रहा है। वो चौंकी। अगले ही लम्हे उसने अपनी मखसूस ताकतों के जरिए उस उल्लू नुमा परिंदे को देख लिया जो उससे कतरे फासले पर आहिस्ता आहिस्ता उड़ रहा था। वो भाप गई थी कि उल्लू के रूप में कोई जिन उसका ताकुब कर रहा है, क्योंकि उसने वो मखसूस खुशबू सूंघ ली थी जो जिन्नात की मौजूदगी का पता देती थी। वो उल्लू बराबर उसका ताकुब करता रहा और जैसे ही वो जरा वीरान जगह पर आई, अचानक ही उल्लू की जिसामत बहुत बड़ी हो गई थी और वो खौफनाक आवाज निकालते हुए उस पर झपट पड़ा। उसने भी एक चील का रूप धारते हुए खुद को उस हमले से बचाया और तेजी से वापसी के रास्ते पर उड़ने लगी। उल्लू ने अपना वार नाकाम जाता देखकर मुंह से आग के शोले निकाले जो चील का एक पैर चलाते हुए पास से गुजरते गए। चील के रूप में मौजूद विश्वा ने दर्द से तड़पने के बावजूद अपने हवास कायम रखे और उल्लू की तरफ मुंह किया तो उसकी आंखों से सुर्ख रोशनी निकलकर उल्लू की तरफ बढ़ने लगी। उल्लू ने ये देखते हुए राह फरार इख्तियार की और तेजी से उड़ता हुआ एक तरफ भाग निकला। विश्वा इसी तरह उड़ती हुई घर तक आई और गली को सुनसान पाकर इंसानी रूप में आ गई। जब वो घर में दाखिल हुई तो मैं उस वक्त बरामदे में बैठा चाय पीते हुए कोई किताब पढ़ रहा था। उसे अंदर आते देखकर मैंने किताब बंद करके एक तरफ रख दी। उसके चेहरे पर थकन के आसार देखकर मैंने पूछा, कोई सुराग मिला विश्वा? उसने थकी थकी आवाज में कहा, नहीं। मैं नीचे देख रहा था। जब मेरी नजर विश्वा के पाँव पे पड़ी, मैं बहुत बुरी तरह चौंक गया। विश्वा के एक पाँव से खून बह रहा था। मैंने परेशानी से पूछा, विश्वा तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? मेरे पूछने पर विश्वा बहुत बुरी तरह बौखला गई। उसने घबराते हुए लहजे में जवाब दिया, वो असल में जल्दी चलते हुए मुझे ठोकर लगी तो पाँव में चोट आ गई। मैंने उठते हुए कहा, तुम बैठो, मैं पट्टी कर देता हूँ। विश्वा ने आसपास देखा और नफी में सर हिलाते हुए बोली,
नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी, शुक्रिया। मैं जानता था वो अम्मी और नाजिश की वजह से ऐसा कह रही थी। मैंने कहा, अब्बू के सिवा और कोई नहीं, अम्मी और नाजिश बाजार गई हुई है। मैंने उसे जबरदस्ती बिठाया और उसके पाँव को देखने लगा। मैंने कहा, ये तो जला हुआ है। वशमा नजरें चुरा गई। मैं सवालिया नजरों से वशमा को देख रहा था। वशमा ने कहा, शहरयार, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब जरूर दूंगी, मगर मुनासिब वक्त पर। अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। मैंने वशमा की आंखों में देखा। वशमा ने मलतजी नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। ये कहते हुए मैं उठ गया था। थोड़ी देर बाद ही अम्मी और नाजिश भी आ गई थी। वो दोनों आपस में राजदाराना लहजे में गुस्से पुजुर करती आ रही थी। मुझे हैरत का झटका सा लगा जब अम्मी ने खास अब्बू के लिए खाना बनाया था और अपनी निगरानी में खिलाया। मैं हैरानी से उन्हें देख रहा था। वशमा के आने के बाद तो अम्मी और नाजिश ने किचन से छुट्टी ही कर ली थी, तो अब अचानक ही अम्मी अब्बू पर इतनी मेहरबान कैसे होने लगी है। मैं यही सब सोचते हुए खाने के बाद अपने कमरे में जा रहा था जब मैंने अम्मी को नाजिश से बात करते हुए सुना। वो कह रही थी, वो औरत कितनी अलग थलग लगती थी जो पीर बाबा के आस्थाने के बाहर खड़ी थी, कितनी अजीब लग रही थी। मेरे कान खड़े हो गए। अम्मी और किसी पीर के आस्थाने पे? तो क्या वो शॉपिंग करने का झूठ बोलकर किसी आस्थाने पे गई थी? मगर क्यों? मैं वही रुक गया था। नाजिश ने कहा, हाँ अम्मी, मैं खुद भी उससे डर गई थी। अम्मी, पीर बाबा ने जो ताबीज दिया है वो असर तो करेगा ना? अम्मी ने कहा, वो बड़े पहुँचे हुए पीर बाबा है, उनका दिया हुआ ताबीज जरूर असर करेगा और तुम्हारे अब्बू फिर मेरी मुट्ठी में होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बहुत जल्द हम बेहद दौलतमंद हो जाएंगे। अम्मी के लहजे में अकीदत झलक रही थी। मैं सुनसा खड़ा रह गया। पढ़ी लिखी अम्मी इन चक्रों में पड़ गई थी। मैं दिल में शदीद अफसोस करता हुआ कमरे में जाने लगा। बर्तन लेकर आती हुई वशमा बुत बनी हुई खड़ी थी। उसे खड़े देखकर मुझे सख्त शर्मिंदगी महसूस हुई थी। यकीनन उसने भी सब कुछ सुन लिया था। मुझे देखकर वो तेजी से चलती हुई किचन में गुम हो गई थी। मैं कितनी ही देर बैठा दुख से सोचता रहा। फिर उठकर वशमा को कमरे में देखा, वो कहीं नजर नहीं आई। मैं किचन में आ गया, मगर वशमा वहाँ भी नहीं थी। वशमा उड़ती हुई उस आस्थाने पर पहुँच गई जिसके बारे में शहरयार की माँ को बात करते हुए सुना था। उसने इंसानी रूप इख्तियार किया और आसपास बैठी औरतों को गौर से देखने लगी, मगर उसे उन औरतों में से अपनी माँ कहीं नजर नहीं आई। वशमा मायूसी से बाहर निकल आई। बाहर बाजार में भी उसने अच्छी तरह से निगाह दौड़ाई, मगर बेसूर। उसने खुद को वहाँ से गुम कर लिया। मैं सारे घर में वशमा को देख चुका था, मगर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। आखिर वशमा कहाँ चली गई है? मैं इधर उधर टहलते हुए सोच रहा था जब वो किचन से निकली। मैं उसे देखकर उछल पड़ा। मैंने उसे पूछते हुए कहा, मैं अभी सारा घर देखकर आया हूँ, तुम कहीं नहीं थी, फिर अचानक से कैसे जाहिर हो गई? मैं किचन तक देख चुका था। वो गड़बड़ा गई। उसने कहा, मैं तो किचन में ही थी, आपने ठीक से नहीं देखा होगा। मैंने अब की बार गुस्से से उसे देखते हुए कहा, तुम तो किसी जिन की तरह गुम हो गई थी। मुझे लगा कि तुम चली गई हो। मेरी बात सुनकर वशमा के लबों पे एक हसीन मुस्कान आ गई थी। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और चली गई। कमरे में आकर वो बेचैनी से टहलने लगी। वो क्या करे, कैसे माँ को ढूंढे? शहरयार को भी अब उस पर शक हो रहा था। अगर वो ये हकीकत जान गया कि वशमा कोई इंसान नहीं बल्कि जिनसादी है तो क्या होगा? वशमा भी दिल ही दिल में शहरयार से मोहब्बत करने लगी थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब खिड़की के शीशे पर खटका हुआ। वशमा चौंक गई। उसने खिड़की को देखा। उसके बाहर एक कौवा चोट से खटका रहा था। वशमा ने खुश खुश करके उसे उड़ाने की कोशिश की, मगर वो परिंदा टस से मस नहीं हुआ। अचानक ही कौवे ने शक्ल बदली और एक सांप की शक्ल इख्तियार कर ली और रेंगते हुए खिड़की से अंदर आने की कोशिश करने लगा। वशमा अब बड़े गौर से उसको देख रही थी। उसकी नीलगो आंखों में खैस व गज़ब की सुर्खी तैरने लगी। उसने फौरन ही अपने जिस्म को झटका दिया और अगले ही लम्हे वो एक खूंखार उकाब की शक्ल में ढल गई। उसने खसबनाक नजरों से खिड़की को देखा तो उसके पट एक झटके से खुल गए और वो तेजी से उड़ान भरकर बाहर निकल गई। सांप ने फन उठाकर उसे देखा। उकाब ने हवा में गोता मारकर सांप की तरफ रुख किया तो सांप लुढ़ककर कमरे में आ गिरा और इससे पहले कि उकाब अंदर घुस आता, सांप न जाने कहाँ गायब हो गया। वशमा उकाब से वापस इंसानी रूप में आ गई। उसके हसीन चेहरे पर शदीद गुस्से के तासुरात थे। उसने भूखी शेरनी की तरह इधर से उधर चक्कर काटते हुए खसबनाक आवाज में कहा, कहाँ तक बचोगे मुझसे? कभी न कभी तो मेरे पंजे में आ ही जाओगे तुम भी।
फिर मैं भी देखूंगी कि कौन तुम्हें मुझसे बचा पाएगा। कमरे में टहलते टहलते अचानक ही उसकी नजर दरवाजे की तरफ उठी और वो ठटक कर रुक गई, क्योंकि दरवाजे पे मैं यानी शहरयार खड़ा था। मैंने उसे इंसान से उकाब बनते, सांप पर झपटते, उसे गायब होते और बशमा को दोबारा से इंसान बनते हुए देखा था, और मैं उंगुश्ते बदंदा और दम बखुद सा खड़ा उसे देख रहा था। वो मेरी काटो दिल लहू नहीं वाली कैफियत से ही समझ गई थी कि मुझ पर उसका राज अफशा हो चुका है, लिहाजा वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। उसने करीब आते हुए कहा, शहरयार तुम कब से खड़े हो यहाँ? मैं पिदक कर पीछे हटा। मेरा रंग खौफ से पीला पड़ गया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। आखिर ये सब क्या था? मैंने पीछे हटते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझसे मत डरो शहरयार, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आई, बल्कि मुझे तो तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं कितनी ही देर खौफजदा नजरों से बशमा को देखता रहा। जब मेरे हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने बशमा से सवाल करते हुए कहा, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत क्यों और कैसे है, और तुम कौन हो? बशमा ने मुझे बैठने का कहा और खुद मेरे करीब बैठ गई और कहने लगी, मैं एक जिन्स आती हूँ। मैं अपने कबीले के सरदार से इजाजत लेकर इंसानी दुनिया में अपनी गुम होने वाली माँ को ढूंढने आई हूँ। मेरे बाप के कैद हो जाने के बाद मेरी माँ खो गई थी। तब मैं बहुत छोटी थी, मैं उनका पता न लगा सकी, और अब मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ के थक चुकी हूँ। मगर कुछ ऐसी जगह भी है जिनका मैं पता नहीं लगा पाई, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बशमा की कहानी सुनकर मेरे दिल में बशमा के लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। मैं कुछ देर तक बैठा ये सोचता रहा कि मैं बशमा की कैसे मदद कर सकता हूँ। बशमा मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। मैंने कहा, ठीक है बशमा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे थोड़ा सा वक्त दो ताकि मैं ये सोच सकूं कि तुम्हारी माँ को कैसे ढूंढा जाए। बशमा के चेहरे पर इत्मीनान छा गया। उसने पुरसुकून लहजे में कहा, तुम्हारा शुक्रिया शहरयार। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। अचानक ही एक ख्याल ने मुझे चौंका दिया। मैंने कहा, बशमा, मेरी एक उस्ताद है जो अल्लाह वाले है और बुजुर्ग है। क्या ख्याल है हम उनसे न मदद मांग ले? बशमा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम ये मुनासिब समझते हो तो उनसे भी बात कर लो। मैंने अस्पात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं आज ही उनसे मिलने चाहता हूँ। बेहतर है तुम अभी साथ न चलो, पहले मैं उनसे मिल आऊँ और देखूँ वो हमारी मदद करने पर तैयार भी होते हैं या नहीं, फिर तुम भी चलना। बशमा ने अस्पात में सर हिला दिया तो मैं वहाँ से बाहर निकल आया और बाइक लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। मेरा रुख एक मदरसे की जानिब था। वहाँ मेरे एक मोहतरम उस्ताद रहते थे। मैं बशमा के मामले में उनसे मदद लेने जा रहा था। मैं मदरसे पहुँचा तो वहाँ पड़ा हुआ ताला मेरा मुँह चिरा रहा था। मैंने वहाँ बैठे एक बच्चे से पूछा, यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग कहाँ गए हैं? बच्चे ने कहा, वो अपने किसी अजीज की अयादत को गए हैं, कह गए थे कि कल आ जाएंगे। मैं खामोशी से वापस चल दिया। बशमा घर के बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उसने उम्मीद भरे लहजे में पूछा, क्या हुआ शहरयार, कुछ मालूम हुआ? मैंने रफी में सर हिलाया तो उसके चेहरे की चमक मांद पड़ गई। मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, मायूस न हो, कल वो बुजुर्ग आ जाएंगे। वो सर हिलाते हुए अंदर चली गई। उस दिन हम बेचैनी से उनके आने का इंतजार करते रहे। दूसरे दिन सुबह होते ही मैं उधर चला गया। मैंने बशमा को भी चलने का कहा। उसने पहले तो इनकार किया, लेकिन कुछ सोचकर हामी भर ली। मैंने उससे कहा था कि तुम फिलहाल बाहर ही इंतजार करना, अगर बुजुर्ग ने इजाजत दी तो अंदर चली आना। मैंने मदरसे में दाखिल होकर कहा, अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम उस्ताद, मुझे अंदर आने की इजाजत है? वो मुस्कुरा कर बोले, इजाजत है बरखुरदार, कितने अरसे बाद हम तुम्हें देख रहे हैं। मैं उनकी बात सुनकर शर्मिंदा सा हो गया था। मैंने कहा, मुझे आपके पास किसी ने मदद के लिए भेजा है। उसका ताल्लुक इंसानों से नहीं, मगर वो यहाँ किसी बड़े मकसद के लिए भी नहीं आई। अगर आप इजाजत दे तो वो खुद भी आपकी खिदमत में हाजिरी दे। उनके लबों पर तबस्सुम छा गया। वो बोले, इजाजत है। बशमा ने अंदर आकर सलाम किया और अपने बारे में सारी रौदात बयान की और इल्तिजा भरी नजरों से उन्हें देखा और कहा, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, मेरी मदद करें। वो काफी देर बैठे रहे, फिर गोया हुए, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर हमें तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए 3 दिन तक एक चिल्ला काटना पड़ेगा। उसके बाद हम बता सकेंगे वो कहाँ है। बशमा ने कहा, ठीक है मोहतरम बुजुर्ग, फिर 3 दिन बाद हम यहाँ हाजिरी देंगे। उन्होंने सर हिलाकर हमें जाने का इशारा किया और मैं अकेला वापस चल पड़ा।
बशमा ने बाहर आकर खुद को गुम कर लिया था। मैं जब घर के अंदर पहुंचा तो अम्मी और नाजिश गुस्से से बशमा को कह रही थी, सारे काम छोड़कर कहाँ दफा हो जाती हो? बोल, कोई शहजादी नहीं बना कर लाई है तुझे। यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो दफा हो जाओ घर से। बशमा चुपचाप सुनती रही। मैं शर्मिंदा सा खड़ा देखता रहा। मुझे देखकर अम्मी चुप हो गए। मैंने गुस्से से उन्हें देखा और घर से बाहर आ गया था। 3 दिन बाद हम वापस उसी जगह पहुंच गए थे। वहाँ मेरे मोहतरम उस्ताद बैठे हुए थे। मैंने पूछा, कुछ मालूम हुआ जनाब? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। फिर वो बशमा से मुखातिब हुए, तुम्हारी माँ को तुम्हारी ही कौम के एक जिन ने एक वीरान जजीरे पर कैद कर लिया है, मगर तुम अपनी जिन्नाती ताकत से वहाँ नहीं जा पाओगी। उनकी बात सुनकर बशमा के चेहरे की जोत बुझ गई थी। उसने कहा, फिर मैं कैसे उन तक पहुँच सकती हूँ? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, शहरयार तुम्हारी मदद करेगा। इसकी मदद के बगैर तुम उस जजीरे तक नहीं पहुँच पाओगी। बशमा ने मुझे देखा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो खुशी से खिल उठी। उसने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए हमें ढेरों दुआएं दी और उस जजीरे का महलो वकू और दूसरी तमाम तफसीलात से आगाह किया। हम वहाँ से बाहर निकल आए। मेरे पास उनका दिया हुआ रुमाल था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई मुश्किल पेश आए तो इस रुमाल को खोल देना, ये तुम्हारे लिए मददगार होगा। बशमा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आंखें बंद करने का कहा। मुझे अपना आप गुलाम मुअल्लक होता महसूस हुआ। चंद सेकंड बाद मुझे अपने पाँव के नीचे जमीन महसूस हुई। मैंने आंखें खोल दी और हैरत से इधर उधर देखा। हम एक साहिल पे थे जहाँ मैंने एक कश्ती किराए पर ली और हम उसमें जजीरे की जानिब चल पड़े। जजीरे के अंदर एक खस्ता हाल मकान था। उस मकान के बाहर एक अजीब सा जानवर बैठा हुआ था। उसने हमें देखकर हमला करना चाहा, मगर मैंने बुजुर्ग का दिया हुआ रुमाल खोलकर उस पर झपका तो वो चीख कर तड़पने लगा। हम दोनों ने जोर लगाकर पुराना दरवाजा तोड़ दिया। बशमा भागते अंदर माँ को ढूंढने लगी। एक कमरे में एक बूढ़ी और खस्ता हाल औरत बेहोश बंधी मिली। बशमा उसे देखकर चीख मारकर उसके करीब बैठ गई और रोने लगी। मैंने उससे पूछा, यही है तुम्हारी माँ? उसने आंसू बहाते हुए सर हिलाया। मैंने जल्दी से उनकी बंदिशें खोली और बशमा से कहा, जल्दी करो, अगर वो जिन आ गया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे हम। उसे भी सूरत हाल की संगीनी का इल्म हो गया था, इसलिए उसने उस औरत को होश में लाने की कोशिश की और खुशकिस्मती से वो जल्द ही होश में आ गई। बशमा को थोड़ी देर तक गौर से देखने और सूंघने के बाद वो पहचान कर उससे लिपट गई। बशमा ने चलती चलती उसे सारी बातें मुख्तसरन बताई और हम उसे साथ लेकर वहाँ से चलने लगे। अचानक ही तेज आंधी और तूफान आ गया। हमारी कश्ती बार बार इधर उधर डोलने लगती। फिर वही उल्लू नुमा परिंदा नजर आया। उस वक्त उसकी जिसामत बहुत ज्यादा बड़ी नजर आ रही थी। बशमा भी औकाब की शक्ल इख्तियार कर गई और दोनों के दरमियान खौफनाक जंग हुई। थोड़ी देर बाद उल्लू हार मानकर भाग गया और बशमा ने दोबारा इंसानी सूरत इख्तियार कर ली और कश्ती में उतर गई। हम सही सालम दूसरे किनारे पर उतर गए। मुझे अलविदा करते हुए बशमा की आंखों में आंसू आ गए। वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी, मगर अभी उसे अपने बाप को भी कैद से आजाद करना था। मैं उदास नजरों से उसे देखता रहा। मैंने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बशमा। उसकी आंखों में भी उम्मीद की नई शमें रोशन हो गई। मैं लौट कर जरूर आऊंगी शहरयार, ये मेरा वादा है। वो दोनों मुझे अपने घर के बाहर छोड़कर चली गयी। जाते हुए बशमा का दिल उदास था, मगर उसे खुशी थी कि उसने अपनी माँ को ढूंढ लिया था और सरदार से अब वो न सिर्फ अपने बाप को रिहा करवा लेगी बल्कि तहमसिब को सजा भी दिलवाएगी। उसके जिस्म पर मौजूद जख्मों के निशान और उन बुजुर्ग की गवाही जिन्होंने उस जसीरे का बताया था, उन्होंने ये भी बताया था कि असल में तहमसिब ने ही उसकी माँ को कैद कर रखा था और उसकी वजह ये थी कि वो अपनी जवानी में बशमा की माँ से मोहब्बत करता था, मगर उसने शमूएल से शादी कर ली थी। इसलिए हसद और नफरत में आकर उसने शमूएल पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर उसे कैद करवा दिया था और बशमा की माँ को इस जजीरे में कैद कर लिया था। आप बचकर कहाँ जाओगे तहमसिब? बशमा फातिहाना अंदाज में अपनी सरजमीन पर उतरते हुए बोली। सरदार अपने आदमियों के साथ तहमसिब को जंजीरों में बांधे उसका मुंतजर था। उसकी कामयाबी में अब कोई शक व शुबा नहीं रहा था।